हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल फ्री लेक्चर एसएफएम फुल कोर्स में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। लेक्चर नंबर 4 पोर्टफोलियो एमपीटी ओवर हो चुका है। हम आज सीएमटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, सीएमटी हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। ये क्लास सीएमटी की कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी और कुछ और बेहतरीन बातें करने वाली है। अगर आज की क्लास को मिस करके आप सीएमटी की अगली क्लास देखते हैं तो ये आपके लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अब हमारी पोर्टफोलियो की टोटल 3 क्लासेस बाकी है। 2 सीएमटी की, उसी में एपीटी भी खत्म हो जाएगा, मतलब आर्बिट्रेज प्राइस थियरी भी खत्म हो जाएगी, और लास्ट क्लास मैकेनिकल टॉपिक्स बचेंगे। तो हम टोटल 3 क्लासेस लेने वाले हैं। हो सकता है तीनों क्लासेस थोड़ी बड़ी हो। ये तीनों क्लासेस 22 तक अपलोड कर दी जाएगी। आज, कल और परसों 22 तक हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक दिन म्यूचुअल फंड में लेंगे और 2 दिन थ्योरी में लेंगे। मतलब हम 25 के अप्रॉक्स 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके होंगे, थियरी, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और 25 से हम नई अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ सीएमटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को। सीएमटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को एमपीटी थ्योरी के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। सर, हमें एमपीटी के बारे में क्या जानना है? हम तो एमपीटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमने इतनी सारी क्लासेस लगाई है एमपीटी पे, 2-3 क्लासेस। तो फिर आप हमें जो बोर्ड पे लिख रहे हैं एमपीटी, इसके बारे में क्या समझना है? मैं बताता हूँ हमें क्या समझना है। देखो बच्चों, एमपीटी जो थियोरी है, इस एमपीटी थ्योरी में एक वर्ड तुमने आज तक नहीं पढ़ा, जिस वर्ड का नाम है आरएफ। ये वर्ड तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं आया था एमपीटी में? क्योंकि एमपीटी ये मानती है कि हर एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए कोई ना कोई रिस्क जरूरी है। बिना रिस्क दुनिया में रिटर्न नहीं मिलता है। इसीलिए पूरे सवालों में कभी भी आरएफ का जिक्र नहीं हुआ है। और आरएफ तो क्या बोलती है कि ये जो रिटर्न मिलेगा वो रिस्क फ्री होगा, विदाउट एनी रिस्क होगा। तो आरएफ जैसी कोई भी चीज एमपीटी की दुनिया में नहीं थी। दूसरी बात, एमपीटी ने कभी हमें खुल के नहीं बोला कि कितनी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। उसने हमें बोला कि हमेशा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करो। पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज लो, 3 लो, बस। उसने 3 से आगे की कोई बात नहीं की। हमने कहा 3 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या एक पोर्टफोलियो बनाने को? तो उसने बोला जो अगर सिक्योरिटी जो सेलेक्ट कर रहे हो पोर्टफोलियो में, उनके बीच में R = +1 से थोड़ा सा भी कम है तो वो तुम्हारी रिस्क को कम करेगा। हमने कहा वो रिस्क को कम क्यों करेगा? तो उसने बोला इसी की वजह से, आर की वजह से। आर को हम बोलते हैं कोरिलेशन। उसने बोला इस कोरिलेशन की वजह से आपकी रिस्क कम हो जाएगी। और पूरी एमपीटी थ्योरी इसी पे बेस्ड थी कि कोरिलेशन की वजह से आपकी रिस्क कम हो जाएगी अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो तो। बस उसने ये नहीं बताया कि पोर्टफोलियो कितनी यूनिट का बनाए। उसने बोला 2 यूनिट का बनाओ, 3 का बनाओ, 4 का बनाओ, 5 का बनाओ, 6 का बनाओ। बस इतनी सी बातें करके रुक गया। मतलब एक लिमिट थी थियरी की। और उसने एक बात बोली कि हर टाइप के रिटर्न के लिए रिस्क की जरूरत होगी। इसीलिए कभी भी एमपीटी में आरएफ की चर्चा नहीं हुई। एक तो एमपीटी ने हमें ये नहीं बताया खुल के कि कितना पोर्टफोलियो बनाए, कितनी सिक्योरिटी का बनाए, और दूसरा हमें ये नहीं बताया कि दुनिया में आरएफ नाम की कोई चीज होती है। बल्कि उसने तो बोला कि हर एक रिटर्न के लिए रिस्क की जरूरत होगी ही होगी। ये एमपीटी की अजम्पशंस थी, ये एमपीटी की लिमिटेशन थी। इसी थियरी को आगे बढ़ाता हुआ एक इंसान आया जिसने सीएमटी की खोज की। उसके अलावा भी हमने एमपीटी में बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? एक बार चलो थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम सीएमटी की तरफ बढ़ेंगे। हमने पढ़ा अगर किसी सिक्योरिटी पे हमें बाद में बताना है क्या मिलेगा, तो हमने कहा मीन मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उस सिक्योरिटी की रिस्क होगी। फिर हमने कहा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब किसी पोर्टफोलियो की रिस्क जो निकलेगी एक लंबे वाले फॉर्मूला से, बिकॉज कोरिलेशन की वजह से वो रिस्क कम हो जाएगी। इसलिए वो लंबा और चौड़ा फॉर्मूला हमारे सामने आया था। क्या फॉर्मूला था? वेट स्क्वायर इंटू एसडी स्क्वायर प्लस वेट स्क्वायर इंटू एसडी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट इंटू कॉप। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक इंसान दूसरा आया इस दुनिया में और उसने बोला ये गलत कर रहे हो। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, जब तुम्हें इतना बेहतरीन मौका पता पड़ गया है? हमने कहा क्या कह रहे हो, क्या बेहतरीन मौका पता पड़ गया? शार्प ने बोला जब तुम्हें इतना बेहतरीन मौका पता है, तुम्हें पता है कि अगर तुम 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी रिस्क कटती है, 3 में करते हो तो और रिस्क कटती है, 4 में करते हो तो और रिस्क कटती है, 5 में करते हो तो और रिस्क कटती है। तो पागल हो क्या? इनफाइनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर देते हो? यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर देते हो? अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो मार्केट में तो सारी सिक्योरिटीज होगी। मतलब मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी
ऐसा बोलना चाह रहा हूं। उसने बोला मार्केट में इन्वेस्ट करो। हमने कहा मार्केट क्या होता है, तो उसने कहा मार्केट में सभी तरह की सिक्योरिटीज होगी, ये इस तरह से सिक्योरिटीज फैली हुई होगी, तो तुम एक में इन्वेस्ट करने की जगह सब में इन्वेस्ट कर दो ना, और रिस्क को पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं कर लेते मेरे भाइयों? क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो हैरी भाई साहब मार्कोविच? आप कह रहे हो 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट से रिस्क कटती है, तो मैं भी यही कह रहा हूं 2 में क्यों, 100 में क्यों नहीं, या हर टाइप की सिक्योरिटी में क्यों नहीं, मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर देते? अगर मार्केट में कर दोगे तो रिस्क खत्म हो जाएगी ना। आप कह रहे हो को रिलेशन रिस्क को काटता है, तो मार्केट में कूदने के बाद तो सारी रिस्क खत्म हो जाएगी ना। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, हम मार्केट में क्यों नहीं लगा देते हैं। वेरी गुड। अब आपकी सोच से प्रभावित हुए शार्प, तो शार्प के लिए जोरदार तालियां। और शार्प ने एक बात और बताई कि आपको एक टाइप का रिटर्न होता है आरएफ, इसके लिए तो किसी भी टाइप का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ये तो रिस्क फ्री रिटर्न है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिलता है तो रिस्क फ्री होता है, वहां डूबने की रिस्क नहीं होती। जहां डूबने की रिस्क ही नहीं होगी तो वहां रिस्क होगी नहीं, और जहां रिस्क नहीं होगी वहां आरएफ होगा। ऐसा इस शार्प ने 2 बातें बताया इस दुनिया में एक तो आरएफ होता है और एक इस दुनिया में मार्केट होता है, तो क्यों ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपनी रिस्क को जीरो कर लो। अब हम इस सीएमटी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए एमपीटी और सीएमटी के बीच में ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज। बिकॉज अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, वो ब्रिज से हम सीएमटी तक पहुंचेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर हमें 2 पोर्टफोलियो सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है, 2 सिक्योरिटी वाले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, तो सबसे पहले हमें सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना होगा, फिर कोरिलेशन और फिर 2 सिक्योरिटीज। वैसे ही अगर हमें सीएमटी मतलब मार्केट में घुसना है तो हमें सबसे पहले ब्रिज से होकर गुजरना पड़ेगा, जो सीएमटी के बीच में ब्रिज है। मतलब मैं एक दुनिया बनाऊंगा, एक ब्रिज बनाऊंगा, वो ब्रिज एक्चुअली सीएमटी को आसानी से समझाने के लिए काम आएगा। समझ रहे हो? तो हम एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। उस ब्रिज को क्या बोलते हैं? उस ब्रिज को बोलते हैं आइडेंटिकल स्टॉक। अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्टॉक की दुनिया में मैं आपको ले जा रहा हूं। जैसे हम उस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि शार्प ने एक्चुअली क्या बोलना चाहा है, शार्प इस सीएमटी की तरफ क्यों बढ़ा शार्प। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास एक वर्ल्ड है, एक पूरी दुनिया हम बना रहे हैं, उसी दुनिया को मैं ब्रिज बोलता हूं, सीएमटी और एमपीटी का। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, कुछ ब्रिज को समझना जरूरी होता है। कोई चीज हमें लाइटली समझनी पड़ती है ताकि हम सीएमटी को अच्छे से समझ पाए। तो ये लाइटली मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको बहुत ईजी वे में लो, अंदर जाने दो चीजों को। बिकॉज आज की क्लास थोड़ी भारी होने वाली है सीएमटी के लिए। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और जब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो क्लासेस भारी हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से कुछ भरा हुआ है, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा एमपीटी के बाद हम सीएमटी पे क्यों है? बिकॉज मार्कोविच की थियरी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो बोला मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। हमने कहा इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी रिस्क क्या पूरी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं होगी? बहुत सारे सवाल आ गए तुम्हारे दिमाग। क्या हमें मार्केट से क्या मिलेगा सर? क्या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क जीरो हो जाएगी? मैंने कहा छोड़ दो इतनी उस मार्केट की बातें। शार्प तक पहुंचने के लिए पहले हम एक दुनिया में घुसते हैं, एक ऐसी दुनिया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस दुनिया में क्या होता है, आइए मेरे साथ जीते हैं उस दुनिया को। उस दुनिया में सारे के सारे स्टॉक आइडेंटिकल है। मतलब वो दुनिया ऐसी है जहां पे हर सिक्योरिटी आइडेंटिकल है। सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, 3, 4 n नंबर ऑफ सिक्योरिटी उस दुनिया में है, और सभी आइडेंटिकल है। हमने कहा आइडेंटिकल का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उन सिक्योरिटी से रिटर्न और रिस्क एक ही तरह की होगी। मतलब क्या कह रहे हो सर, रिस्क और रिटर्न एक ही तरह का मिलेगा उस सिक्योरिटी पे? हाँ बिल्कुल, हर सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क फिक्स है। पहली सिक्योरिटी से भी रिटर्न 10 का मिलेगा, दूसरी से भी रिटर्न 10 का मिलेगा, तीसरी से भी रिटर्न 10 का मिलेगा, और n नंबर ऑफ सिक्योरिटी पे भी 10 का मिलेगा। आप बोलोगे ऐसी तो कोई दुनिया होती नहीं है। अरे मैंने कहा ये दुनिया बनानी पड़ रही है मुझे सीएमटी को समझाने के लिए इस टाइप की एक दुनिया बनानी पड़ रही है। तुम इस दुनिया में घुसोगे तो सीएमटी से होते हुए बाहर निकल जाओगे। क्या कह रहे हो सर? अब मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ घुसो और सीएमटी से होते हुए बाहर निकल जाओ। अब हम क्या कह रहे हैं, वापस बोल रहा हूँ। हमने बोला हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, और n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का रिटर्न और रिस्क सेम है। सबका रिटर्न 10 है और सबके रिस्क 5 है, जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है कि आपके पास रिटर्न जो है वो सभी आइडेंटिकल सिक्योरिटीज में 10 है। ये देख लो, सभी आइडेंटिकल सिक्योरिटीज का रिटर्न 10 है और सबका SD 5 है, और सबके बीच में को रिलेशन 0.5 है और RF 3 है। सबके बीच में को रिलेशन 0.5 दिया हुआ है। सर ये माइनस में क्यों नहीं? वैसे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है हल्का सा ज्ञान होगा तो अच्छा लगेगा। बेटा ये माइनस में इसलिए नहीं आ सकता कभी भी। मान लो सारी सिक्योरिटी आइडेंटिकल है, A B B B और C B। अब मान लो मैं बोलता हूँ A और B के बीच में इस टाइप का रिलेशन है, और B और C के बीच में इस टाइप का रिलेशन है, तो फिर A और C के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना ऑटोमेटिकली।
भाई मैं बोल रहा हूँ ए और बी के बीच में नेगेटिव है, बी और सी के बीच में नेगेटिव है, तो हमारे पास तो n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, तो फिर सी और ए के बीच में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो कभी हम नेगेटिव की तरफ नहीं जा पाएंगे कोरिलेशन में, बिकॉज इस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज चलेगा। वो तो n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, मैं सी के बाद डी लाऊंगा, ई लाऊंगा, एफ लाऊंगा, तो ऐसे करके जो रिटर्न जो आर निकलेगा, जो कोरिलेशन निकलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में निकलेगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ो। मतलब हमने कहा हमारे पास आइडेंटिकल सिक्योरिटीज हैं, उनमें सब में रिटर्न हमको 10 मिलेगा, सब में हमें SD 5 मिलेगा, इन सब के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.5 का है, और साथ में इन RF नाम की एक कोई चीज़ दे रखी है जो बोला हुआ है वो 3 है, और साथ में हमको बोला हुआ है इनके बीच में जो कोवेरियंस है वो निकाल लिया। कैसे निकला होगा कोवेरियंस? कोवेरियंस निकलता है R SD इंटू SD। दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरियंस कैसे निकलता है? R इंटू SD, तो R क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 का 50% वेट कर दो तो 12.5, तो मतलब जो कोवेरियंस निकलेगा वो 12.5 के करीब निकलेगा। समझ रहे हो? तो हमें सारी चीज़ें दी हुई है, और अब हमें क्या पूछा हुआ है? अब हम इस डेटा के बेसिस पे कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने बोल दिया हमारे पास आइडेंटिकल सिक्योरिटीज़ है, पूरी की पूरी दुनिया ऐसी है जहाँ पे एक ही तरह की सिक्योरिटीज़ डीलिंग होती है, जितनी भी तरह की सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है उन सबका रिटर्न और रिस्क सेम होता है। वहाँ पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ है, n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ है, सबका रिटर्न और सबका रिस्क सेम है। मैं ऐसी आइडेंटिकल दुनिया में तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ? बिकॉज मुझे MPT और CMT के बीच में एक ब्रिज बनाना है। मुझे बताना है कि MPT थ्योरी ने हमें 2-3 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने को कहा, पर ये भूल गया, ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट कितनी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दे। हम क्यों n नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर दे? क्योंकि हमें तो रिस्क 0 करनी है। तो मैंने एक n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिक्योरिटीज का ग्रुप बनाया, और मैंने बोला पहले हम ऐसी दुनिया में जाएंगे और फिर हम सोचेंगे कि हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला अगर हम 1-2 में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को कम करते हैं तो फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दे। ऐसा हमें बताया शार्प ने कि क्यों मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो और फिर रिस्क को 0 कर लो। तो हमने कहा ठीक है शार्प, हम तेरी बात तक आते हैं, पर तेरी बात तक आने से पहले हम एक बार n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिक्योरिटीज पे जाना चाहते हैं, बिकॉज n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिक्योरिटीज हमें शार्प के CMT की तरफ मोड़ देगी। अब कैसे मोड़ेगी वो हम देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक ऐसी दुनिया है जहां पर जितनी भी सिक्योरिटीज है सबका रिटर्न और रिस्क सेम है, सबका रिटर्न और रिस्क सेम है। हमने कहा सबका रिटर्न कितना है? 10, और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन 5, और सबके बीच में कोरिलेशन 0.5 है, और कोवेरियंस जो हमने निकाला वो 12.5 करीब आया। कोवेरियंस कैसे निकलता है? तो कोवेरियंस का एक फॉर्मूला लगाया मैंने। फॉर्मूला क्या था? R मल्टीप्लाई बाय SD इंटू SD। तो कोवेरियंस निकल गया R मल्टीप्लाई बाय SD इंटू SD। R था 0.5 और SD था मेरे पास कितना? 5, और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12.5 हमारा कोवेरियंस है। अब हमने कहा अगर हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, ऐसा वर्ल्ड है तो हम सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तुम बताओ, एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कटेगी? नहीं कटेगी। क्या 2 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कटेगी? 100% कटेगी। क्या 3 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कटेगी? ऑफकोर्स कटेगी। 4 में और रिस्क कटेगी, 5 में और रिस्क कटेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगर इस टाइप की दुनिया में, मतलब कोई भी टाइप की दुनिया हो, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के तरीके से हम समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर एक सिक्योरिटी में लगाया तो रिस्क होगा और वहां पर रिटर्न भी होगा, पर रिटर्न तो सही होगा पर रिस्क नहीं कटेगी। वही अगर हम 2 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो में लगाएंगे तो रिस्क जरूर कटेगी, बिकॉज +1 नहीं है, 0.5 है कोरिलेशन, तो रिस्क तो कटना तय है। मतलब इस वर्ल्ड में अगर मैं 2 सिक्योरिटीज में पैसा लगाता हूं तो मेरी रिस्क कटेगी, तो मैं 2 में क्यों 3 में लगाऊंगा, 4 में लगाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो। और हर टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा सबका शार्प रेशो निकालूंगा, बिकॉज मुझे RF दिया हुआ है, तो इस RF का यूज लेने के लिए मुझे शार्प रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मतलब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले करने वाले हैं कि हमें n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे रखी है, तो हम n = 1 में पैसा लगाने वाले हैं। जब हम n = 1 में पैसा लगाएंगे तो तुम सोचो कोई रिस्क कटेगी नहीं, तो हमारा रिटर्न कितना होगा? 10 ही, और हमारी रिस्क कितनी होगी? 5। तो सिंपल आंसर कि जब हम एक सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न होगा 10 और रिस्क होगी 5। पर अब हमने कहा हम 2 सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा 2 सिक्योरिटीज है तुम्हारे पास, तो हमें ER निकालनी पड़ेगी, और 2 सिक्योरिटीज में बराबर का वेट रखना चाहते हैं हम। हमने कहा अच्छा वेट भी बराबर का रखोगे तो ठीक है, तो हमने कहा 0.5 मिलेगा तुम्हें पहली सिक्योरिटी 10 से, और यहाँ पर तो सारी सिक्योरिटीज सेम है, तो दूसरी सिक्योरिटी से भी तुम्हें 10 मिलेगा। तो तुम्हारा जो रिटर्न होगा वो कितना होगा? 0.5 10 का, और 0.5 10 का मतलब तुम्हारा रिटर्न रहेगा 10,
और तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, मीन्स कि तुम्हारा SD क्या रहेगा। तो तुम बोलोगे सर SD निकालने का तो वही तरीका है कि 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय SD 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू वेट इंटू कॉब सर, और फिर इस पर रूट करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी का रिस्क निकल जाएगा हमारे सामने। अगर हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो मतलब हम 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरीके से रिस्क निकलेगा। मैंने कहा बच्चों ये जो रिस्क हमने पढ़ी ना, ये वहां काम में आती है जहां आइडेंटिकल स्टॉक नहीं होते हैं, और जहां आइडेंटिकल स्टॉक होते हैं तो वहां के लिए आइडेंटिकल स्टॉक मतलब जिनका रिटर्न और रिस्क सेम हो, तो वहां के लिए फॉर्मूला रिस्क का कुछ और है। वो फॉर्मूला एक्चुअली एक बंदे ने डिराइव किया था, उसने इस फॉर्मूला में वेट को n रखा, वेट को नहीं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को n रखा, मतलब पहली सिक्योरिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और ऐसे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को n रखा। आइडेंटिकल सिक्योरिटीज को n रखने पे उसने इस SD के फॉर्मूला का एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया। जब आइडेंटिकल स्टॉक अगर हमारे सामने आते हैं तो हम बोलेंगे SD का फॉर्मूला ये नहीं होगा, ये लगाओगे तो वैसे भी निकल जाएगा, पर हमने कहा ये लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो उसने एक शॉर्टकट फॉर्मूले की खोज करी। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जब n होती है इस तरह की वैल्यू को डाल के कैलकुलस के तरीके से उसने SD का एक अलग वैल्यू, अलग फॉर्मूला डिराइव किया जब आइडेंटिकल स्टॉक हो। ये केवल तभी लगेगा SD में जब आइडेंटिकल स्टॉक होगा। तो उसने क्या फॉर्मूला बनाया, उसने ये फॉर्मूला बनाया, उसने बोला वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस। क्या फॉर्मूला बनाया, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय n प्लस कोवेरिएंस से तुम्हारी रिस्क निकल जाएगी। मतलब जब कभी भी हम आइडेंटिकल स्टॉक की बात करेंगे तो आइडेंटिकल स्टॉक में वो बड़ा फॉर्मूला मत लगाओ, वो बड़ा फॉर्मूला लगा भी लोगे तो तुम 2 सिक्योरिटी तक तो SD निकाल लोगे, 3 तक निकाल लोगे। जब मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सिक्योरिटी n हो गई तो उस बड़े वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ सिक्योरिटी n होने पे कैसे लगाओगे, तो n होने पे वो लगेगा ही नहीं, पर 2 और 3 पे तो लग सकता है। पर मैं कह रहा हूं 2 और 3 पे लगाने की जरूरत ही क्या है। जब उसने बोला आइडेंटिकल स्टॉक हो, n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो, तो उसने एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया, उसी का फॉर्मूला मान लेते हैं। अब उसका फॉर्मूला कैसा है वो हमारे को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, हमें याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय n प्लस कोवेरिएंस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम n इक्वल टू 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। फिर अगर हमें n इक्वल टू 3 रखना है तो हम 3 रखेंगे, तो फिर हमारे लिए ER तो वैसे ही निकलेगा भाई। पहली सिक्योरिटी को हमने वेट कितना दिया, 1/3, दूसरी को वेट कितना दिया, 1/3, और तीसरी को भी वेट कितना दिया, 1/3। तो हमने कहा 1/3 हमें 10 का मिलेगा, प्लस हमें 1/3 इसमें भी 10 का मिलेगा, और इसमें भी 1/3 10 का मिलेगा, तो हमें अल्टीमेटली रिटर्न तो 10 ही मिलेगा। और SD जो होगा वो हम इस फॉर्मूला की तरीके से निकाल लेंगे। तब हम फॉर्मूला में वैल्यू को डालना सीखते हैं और इस n आइडेंटिकल स्टॉक की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। मैंने बोला हमारे पास एक n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्टॉक वाली दुनिया है जहां पर हर एक स्टॉक का रिटर्न और हर एक स्टॉक की रिस्क सेम है। हर एक स्टॉक का रिटर्न और स्टॉक की रिस्क सेम है। तुम बोलोगे ऐसी दुनिया नहीं होती है, मैंने कहा नहीं होती है, पर मानो, क्योंकि हमें MPT की कमियों को समझते हुए CMT की तरफ बढ़ना है। हमें MPT ने एक बात बताई है कि आप 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क कम होगी। तो हमने कहा मान लो हमारे पास एक n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्टॉक है, अगर हम ऐसी दुनिया में एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते तो क्या रिस्क कटेगी? नहीं कटेगी। जितना रिटर्न पहली सिक्योरिटी का होगा और रिस्क बाकी सारी सिक्योरिटीज का होगा, वही रिटर्न हमारा होगा और वही रिस्क हमारी होगी। पर हम ऐसी दुनिया में अगर 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते तो हम बुद्धिमान है, हमने हमारे रिस्क को थोड़ा कम कर लिया। तो तीसरे आदमी ने बोला पागल है ये 2 में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को थोड़ी कम कर रहा है, हम 3 में इन्वेस्टमेंट करेगा। तीसरा चौथा है उसने बोला हम 4 में करेगा, पांचवा है उसने बोला हम 5 में करेगा, और एक आदमी आया छठा, उसने बोला वो पागल हम n नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हम बोलेंगे हमारी रिस्क तो खत्म साली। हमने कहा अच्छा n नंबर ऑफ सिक्योरिटी करने में रिस्क खत्म हो जाएगी? बोला तुमने ही तो बोला था MPT में कि जितनी सिक्योरिटीज को बढ़ाओगे उतनी रिस्क कम होगी। तो हम इतनी सिक्योरिटीज को बढ़ा लेंगे, लाखों अरबों सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब n नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे इन्फिनिटी में, तो फिर तो हमारी रिस्क कम होगी ना। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, इन्फिनिटी सिक्योरिटी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इनफाइनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारी रिस्क ऑटोमेटिकली बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम। क्या उसके बाद भी कोई रिस्क बचेगी या नहीं बचेगी, आइए देख लेते हैं। फिर हमने कहा जब कभी भी हम आइडेंटिकल सिक्योरिटीज का काम में लेते हैं तो आइडेंटिकल सिक्योरिटीज को जब हम काम में लेंगे तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वो बड़ा वाला हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था तुम जानते हो? मैंने कहा बड़ा वाला फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन वेट इंटू वेट इंटू वेट। अब हमने कहा वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है।
n आइडेंटिकल स्टॉक के लिए किसी बंदे ने शॉर्टकट फॉर्मूला में दिया तो हम वो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे और साथ में हमें RF दे रखी है तो हम शार्प रेशो भी निकालते चले जाएंगे। अब हमें N1, N2, N3 और इनफाइनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो हम ये निकालने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे अगर ऐसी दुनिया है इसमें अगर हमने N+1 रखा तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, हमारा रिस्क क्या होगा और हमारा शार्प रेशो क्या होगा। तो हमने कहा ER तो 10 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा, शार्प के लिए हमने कहा RF 3 है, तो मतलब शार्प का फॉर्मूला क्या होता है ER माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने कहा 10 - 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हमने कहा 10 - 3 डिवाइडेड बाय 5 मतलब ये होगा 1.4। शार्प रेशो क्या होगा 1.4, तो हमने कहा ये शार्प रेशो होगा N1 लगाने पे 1.4। वैसे ही हमने कहा अगर N = 2 रखेंगे तो ER कितना होगा, हमने कहा ER तो सेम ही होगा, 10 का 10 ही रहेगा, बिकॉज मैंने साबित कर दिया 0.5 10 का लेंगे, दूसरे में भी 0.5 10 का लेंगे तो बात तो बराबर ही होगी। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो सर, वो तो बात बराबर होगी, तो बराबर बात होगी तो हमेशा 10 ही रहेगा। सर हम 0.5 की जगह अगर वेट चेंज करते हैं 75 और 25 लेते हैं तो भी सेम रहेगा। मैं बोलूँगा एक बार 10 को 75% वेट दे दो, तो 10 को 75% देंगे तो 7.5 आएगा, और वैसे ही हम अगर 10 को 25% वेट देंगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 और 7.5 देंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब वेट कुछ भी रखो आपका ER तो 10 फिक्स हो गया। पर अगर हमने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा SD कम आएगा। हमने कहा SD को निकालने का वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे 2 स्टॉक के बीच में, हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और छोटा वाला फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा ये कैलकुलस से किसी बंदे ने निकाला ये फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय N प्लस कोवेरिएंस। हमने कहा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होगा 5 × 5 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 25, और कोवेरिएंस कितना हो गया 12.5 हमने निकाला था, तो 25 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय N कितना है 2, तो हमने N को रखा 2 तो यह आया 6.25 प्लस 12.5। समझ रहे हो, वापस कर लो एक बार। मैंने कहा वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस होगा 25, कोवेरिएंस होगा 12.5, तो बचा 12.5, 12.5 को 2 से डिवाइड किया तो आया 6.25, और 6.25 में हमने कितना जोड़ दिया बच्चों, हमने कहा 6.5 में 12.5 हमने जोड़ा, और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट कर दिया, बिकॉज ये जो फॉर्मूला इसने दिया है वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअली, मतलब ये इस तरह का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का। तो हमने कहा अगर हमें रूट ओवर करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, तो हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 3.25, तो हमने कहा 3.25 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जब हम 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी रिस्क कम हो गई, और रिस्क कम हो गई कितनी रह गई 3.5 की रिस्क रह गई, मात्र रिस्क कितनी रह गई 3.5 की रिस्क रह गई बच्चों। तो हमने ये समझ लिया कि जब N = 2 रखेंगे तो SD कितना आएगा, ठीक है ना, समझ गए क्या भाई SD कितना आएगा। हमने कौन से फॉर्मूला से निकाला, हमने निकाला वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय N प्लस कोवेरिएंस। तो इनसे जो चीज़ निकल के आएगी वो वेरिएंस ही निकल के आएगा, बिकॉज वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसको रूट करना पड़ेगा, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो N+2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन पता पड़ गया। अब हम N+2 पे क्या निकाल लेते हैं, शार्प रेशो निकाल लेते हैं। तो शार्प रेशो N+2 पे क्या आएगा भाई, N+2 पे शार्प रेशो आएगा 10 - 3 डिवाइडेड बाय 3.5, मतलब यहाँ पर जो शार्प रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2। ER माइनस RF डिवाइडेड बाय SD, यहाँ SD का फिगर बदल गया तो शार्प रेशो 2 आ गया। अब मैंने कहा ऐसे ही N = 3 ले लेते हैं, एक बार यहाँ पे ले लेते हैं N = 3, यहाँ लिया भाई ये वैसे भी N = 3, तो N = 3 में हमें ER कितना होगा और हमारा रिस्क कितना होगा, तो हमने कहा N = 3 लेंगे तो रिटर्न तो उतना ही रहेगा 10, और रिस्क होगा वो बदल जाएगी। रिस्क क्या होगी, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय N प्लस कोवेरिएंस। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है
आइडेंटिकल स्टॉक में रिस्क को निकालने का ये किसने डिराइव किया उससे हमें मतलब नहीं है। फॉर्मूला से उसने क्या निकाला एन रख के उस लंबे वाले फॉर्मूला में, उस रिजल्ट से हमें मतलब है। रिजल्ट तुम्हारे सामने, वेरिएंस वही वापस, कितना वेरिएंस है वेरिएंस है 25 माइनस 12.5 आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12.5, वैल्यू आ गई 16.6। रूट ओवर कर दिया हमने, सभी लोग रूट ओवर करेंगे भाई, वापस कर लो। वेरिएंस है 25 माइनस करना है 12.5 डिवाइड करना है 3 प्लस करना है 12.5 को, तो वैल्यू क्या आ रही है 16.66, समझ रहे हो। और 16.66 जो वैल्यू आई उसको हमें रूट करना है, तो वैल्यू आ गई 4.0, मतलब वैल्यू क्या आ गई 4.0। पर ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, बिकॉज n 3 रखने पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.082 आ रहा है, और वहीं सिक्योरिटी में जब हमने 2 शामिल की थी तो हमारा SD इतना कम कैसे आया था। 1 मिनट रुकिए, वापस कर लेता हूँ मैं यार। 25 माइनस 12.5 था पहले, डिवाइडेड बाय 2 था, प्लस 12.5 था, और अंडर रूट किया तो 4.3। गाइस सॉरी, गलती हो गई थी। n इक्वल टू 2 रखने पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन 4.3 आ रहा था गाइस। आई एम रियली सॉरी गाइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये कैलकुलेटिव मिस्टेक थी, कभी कभी मुझसे हो जाती है। वापस बता रहा हूँ कैलकुलेटिव मिस्टेक मैंने क्या कर दी थी। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला यूज़ किया था n इक्वल टू 2 रखने पे, वो फॉर्मूला 25 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 2 होकर 12.5 उसमें ऐड होना था, 18.575 होना था, और इसका स्क्वायर रूट होता तो आता 4.33, तो वो 4.33 है रिस्क। बिकॉज रिस्क को तो कम होना पड़ेगा ना यार, जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्क तो कम होगी। तो अगली बार तो रिस्क कम होनी थी जब हम 3 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैंने सोचा 2 में इन्वेस्टमेंट किया तब रिस्क ज़्यादा क्यों आ रही थी। तो हमने कहा अब शार्प रेशो भी बदल जाएगा, जो हमने निकाला था। शार्प रेशो कितना होगा 10 ER माइनस, बोलो रे, ER माइनस RF 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4.33, तो शार्प रेशो आएगा 1.6। ये गाइस हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को थोड़ा सा गलत पुट कर दिया था। इसकी वजह से n इक्वल टू 2 में हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया उससे जो रिजल्ट आया वो हमारा थोड़ा गलत निकल गया था गाइस। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, एक बार आप उसको ठीक कर लीजिएगा। बार बार वापस बता रहा हूँ कि आपको उसको ठीक करना है। n इक्वल टू 2 रखने पे मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला फॉर्मूला लगा के, वो गलत निकल गया। ये मुझे कब पता पड़ा, जब मैं n इक्वल टू 3 पे आया था। अब देखो स्टूडेंट सामने है नहीं, तो मुझे कोई हेल्प करता नहीं है, मैं खुद ही सॉल्व करके करने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए गाइस। गलती होने पे मैं अपने आप को खुद रोकूंगा और अपनी गलती को रेक्टिफाई कर दूंगा। और अगर मान लो कभी गलती हो भी जाए वीडियो में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि यार ये गलती हो गई है सर, ठीक है ना। तो अपन उससे तो वीडियो को डिलीट मार देंगे अगर 1-2 गलती होगी, उससे सवाल पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो वरना फिर कंटिन्यू रख के कमेंट बॉक्स में बता देंगे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वैसे इसमें कोई मिस्टेक की बात नहीं है, मैंने बता दिया, वापस रेक्टिफाई कर लिया हमने। n इक्वल टू 3 हमने रखा, तो हमारा ER तो 10 ही रहेगा। ER तो हमने फिक्स कर दिया, बिकॉज आइडेंटिकल स्टॉक में ER पोर्टफोलियो हमेशा सेम रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बदल गया था, क्या बदला 25 माइनस 12.5, 25 माइनस 12.5, ये आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12.5, आ गया 16.66। इसको रूट ओवर किया तो निकल के आया 4.082, 4.082, हम ये बोल सकते हैं 4.08। हम 2 ही फिगर तक लेंगे। अब अगर हम शार्प रेशो निकालते हैं तो शार्प रेशो क्या आएगा, हम बोलेंगे 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4.08, तो शार्प रेशो आएगा, वापस कर लो 10 ER होता है, माइनस क्या करते हैं RF 3 7 को डिवाइड करना है 4.08 से, तो शार्प रेशो क्या आएगा, शार्प रेशो आएगा 1.71। ये हमारा शार्प रेशो होगा। n इक्वल टू 2 में हमारा शार्प रेशो था 1.6 1.4, और जैसे ही हमने n इक्वल टू 3 किया तो शार्प रेशो भी बढ़ गया। मतलब तुम देखते जा रहे हो जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं तो रिस्क भी कम हो रही है और शार्प रेशो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था शार्प रेशो रिस्क को इम्पैक्ट बताता है। समझ रहे हो क्या, शार्प रेशो रिस्क कम करने से रिटर्न ज़्यादा बताएगा और हाई आएगा।
बिकॉज शार्प रेशो में ऊपर ER होता है और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना आंसर ज़्यादा बढ़िया आएगा। हमने कहा ठीक है सर। अब हम कह रहे हैं n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, बिकॉज 1-2 में मज़ा नहीं आ रहा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके। एक चौथा आदमी आया, उसने कहा हटा यार ये बीमारी, अगर रिस्क खत्म ही करनी है तो साला पूरी रिस्क को खत्म करो, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी रखो। अब अगर हम n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा जो रिटर्न रहेगा, रिटर्न में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, रिटर्न तो तब भी 10 रहेगा, पर तब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगी क्या होगा, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय n प्लस कोवेरिएंस। तो ये वाला जो फिगर होगा ना, ये वाला फिगर ये खत्म हो गया, बिकॉज n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने से इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ गया, समझ रहे हो। तो हमारा जो रिस्क बचा वो कोवेरिएंस बचा, तो कोवेरिएंस से 12.5 का रूट कर दिया हमने, तो 3.53 बचा है। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 3.53। क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन? 3.53। तो गाइज हमने देख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो 3.53। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं अब रिस्क और कम हो गई। हमने जब इनफिनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनफाइनाइट सारी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क होगी 3.53, और जो शार्प रेशो होगा इस समय, वो शार्प रेशो क्या होगा, वो शार्प रेशो होगा 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3.53, और ये इस वर्ल्ड का हाईएस्ट शार्प रेशो होगा, और ये इस वर्ल्ड की सबसे कम रिस्क होगी, और ये इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। इस दुनिया में इससे ज़्यादा हाईएस्ट शार्प रेशो आपको नहीं मिलेगा, इस दुनिया में इससे कम रिस्क आपको नहीं मिलेगी। बट सर एक बात हमें अभी भी समझ नहीं आ रही है, आपने बोला हम MPT थ्योरी में रिस्क को नहीं काट पा रहे थे ढंग से, बिकॉज उसने हमें ये नहीं बताया था कि अल्टीमेटली कितनी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हमने कहा हम CMT यानी कि पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सारी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और रिस्क को जीरो कर देंगे। आपने कहा उस मार्केट तक पहुंचने से पहले हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जहां पर आइडेंटिकल स्टॉक है हमारे पास। अगर हमारे पास सारे स्टॉक आइडेंटिकल है तो ऐसे आइडेंटिकल स्टॉक में अगर मैं एक सिक्योरिटी में पैसा लगाता हूं तो मैं मूर्ख हूं, मैं 2 में पैसा लगाता हूं तो अपनी रिस्क काटता हूं, 3 में लगाता हूं तो रिस्क काटता हूं, 4 में रिस्क काटता हूं, और जब इनफाइनाइट सिक्योरिटी में पैसा लगा दूंगा तो मेरी रिस्क बिल्कुल कम क्यों नहीं हो रही है। MPT ने बोला था रिस्क कटेगी, हमने कहा लगा दिया इनफाइनाइट सिक्योरिटी में, काट डाल रिस्क, तो सारी रिस्क को नहीं काट पाया। वो इनफाइनाइट सिक्योरिटी में आने के बाद भी रिस्क 3.53 की तो बच गई ना सर, ऐसा क्यों हो रहा है? 3.53 की रिस्क बच कैसे पा रही है? ये कौन सी नई रिस्क आ गई जो कट नहीं पा रही है, और ये क्यों नहीं कट पा रही है? मतलब अगर इस सवाल का मैं आंसर देता हूं तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ इतनी रिस्क मार्केट में रहेगी हमेशा, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दो, ये रिस्क तो ऑलवेज रहेगी मार्केट में। क्यों रहेगी ये रिस्क? गाइज एक्चुअली जो को रिलेशन होता ना, MPT ने बोला को रिलेशन की वजह से रिस्क खत्म हो जाएगी, तो यहां पर जो को रिलेशन था ना 0.5, उसकी वजह से जितनी भी रिस्क कम होनी थी वो तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इनफाइनाइट सिक्योरिटी में लगाने के बाद को रिलेशन की वजह से जो रिस्क बनती है वो तो जीरो हो गई, पर जो को रिलेशन से नहीं बनती है उसके अलावा बनती है वो रिस्क खत्म नहीं होती है, और उसी रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, और जो को रिलेशन खत्म कर देता है उस रिस्क को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर ये क्या भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हो, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क? मैं कह रहा हूँ सिस्टमैटिक रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसीलिए n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने के बाद भी ये सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि कुछ ना कुछ रिस्क तो बच गई थी इस दुनिया में, वो रिस्क थी सिस्टमैटिक रिस्क, और जो रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी वो थी अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर क्या बात हो गई, क्या होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क? क्यों कोरिलेशन सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क को काट पाता है और सिस्टमैटिक रिस्क को नहीं काट पाता है? तो देखो बेटा, कोरिलेशन कौन से रिस्क काटता है? अगर एक ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे जा रही है, और अगर हमने दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब ये ऊपर और नीचे जाने का फर्क हमें पड़ेगा ही नहीं। मतलब दो सिक्योरिटी के इंटरनल रिस्क को खत्म किया कोरिलेशन है। इंटरनल रिस्क मतलब इसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये ऊपर भागेगा, इसमें कोई गड़बड़ हुई तो नीचे भागेगा। ऐसी दो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दो तो इनके इंटरनल रिस्क खत्म हो जाएंगे। मतलब पोर्टफोलियो में आर से जो रिस्क निकलती है कोरिलेशन बोलता है रिस्क कम होगी कम होगी कम होगी, यानी कि तुम्हारी रिस्क तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, पर दो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कोरिलेशन की वजह से वो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है, वो कितना कम होता है?
वो उतना ही कम होता है जितना इसकी इंटरनल रिस्क कम होती है। वो सिर्फ इंटरनल रिस्क को ही काट सकता है, वो सिस्टमेटिक यानी कि सिस्टम की रिस्क को नहीं काट सकता है। वो मार्केट से होने वाले दबाव को कम नहीं कर सकता है। दुनिया में अगर मान लो सरकार चेंज हो गई, कोविड आ गया या कुछ और आ गया, तो वो तो सारी सिक्योरिटी पे इंपैक्ट डालेगा ना, वो किसी एक पे नहीं डालेगा। अगर हमने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो कोरिलेशन बोलता है ये भागेगी तो ये नीचे जाएगी, तो हम हमेशा बीच में रह जाएंगे, हमने अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर दिया। पर जब सिस्टम का इंपैक्ट आएगा, बाहर से इंपैक्ट आएगा, सिस्टमेटिक इंपैक्ट आएगा, तो दोनों पे इंपैक्ट आएगा ना, उसकी वजह से दोनों ही गिरेगी और या उसकी वजह से दोनों ही बढ़ेगी। उसकी वजह से कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता उनमें, बिकॉज सिस्टमेटिक रिस्क का कोई कोरिलेशन नहीं होता। सिस्टम का कोई रिलेशन, सिस्टम तो हर किसी को एक साथ इंपैक्ट करता है, पर इनकी इंटरनल रिस्क अलग अलग इंपैक्ट करती है। कैसे? जैसे मान लो अगर रिलायंस के अंदर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है इन्फोसिस में अच्छी बात हो जाए, रिलायंस की गड़बड़ एयरटेल को फायदा दे दे, तो जियो की गड़बड़ से एयरटेल को फायदा होगा, तो हमने जियो एयरटेल दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इनके इंटरनल रिस्क को तो हमने खत्म कर दिया कि अगर जियो में गड़बड़ हुई मुकेश अंबानी की वजह से तो एयरटेल में फायदा होगा, तो हमने ये रिस्क खत्म कर दी। पर अगर मान लो सरकार ने नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन ही बंद कर दिया, तो ये तो रिस्क दोनों को ही इंपैक्ट करेगी ना, ये कभी भी खत्म हो सकती है क्या? नहीं, इसे तो कोरिलेशन भी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए जब हमने n इक्वल टू इनफाइनाइट रख दिया या इन्फिनिटी सिक्योरिटी रख दी, तो एक रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो गई दिमाग में। कौन सी वाली रिस्क? जो कोरिलेशन की वजह से एमपीटी थ्योरी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि खत्म करो खत्म करो खत्म करो, कम करो कम करो कम करो। हमने कहा ले कम कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया उस कोरिलेशन वाली इंटरनल रिस्क को। तो पर जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हमारा जो आंसर आया है n इक्वल टू इनफाइनाइट रखने के बाद भी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे वो जीरो हो जाना चाहिए था। मैंने कहा वो जीरो हो नहीं सकता कभी, बिकॉज सिस्टम की रिस्क हमेशा इंपैक्ट करेगी पोर्टफोलियो को भी। पोर्टफोलियो बनाने से हम रिस्क कम कर सकते हैं, पर कौन से रिस्क कम कर सकते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क ऑलवेज देयर इन अ सिस्टम। ओके सर, अब हमें पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई। हम सीएमटी की तरफ बढ़ने से पहले इतना समझ चुके हैं कि जब हम n एक आइडेंटिकल टाइप के स्टॉक्स को लेते हैं, या जब कभी भी हम n नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो n नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारी एक रिस्क कभी खत्म नहीं हुई, और वो है सिस्टमैटिक रिस्क। उसके बारे में कभी एमपीटी ने कोई जिक्र नहीं किया। एमपीटी ने तो कहा कोरिलेशन लगाओ और कम करते रहो कम करते रहो कम करते रहो। बिकॉज ऑफ दैट क्यों नहीं बोल पाया एमपीटी? बिकॉज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हैरी मार्कोविच वहां तक नहीं पहुंच पाया। कहां तक? हैरी मार्कोविच की रिसर्च चल रही थी, उसने बोला 1 में इन्वेस्टमेंट करो रिस्क कम होगी, 2 में करो रिस्क कम होगी, 3 में करो रिस्क कम होगी, 4 में करो रिस्क कम होगी, पर वो ये बताना भूल गया कितनी में करे। उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो फिर शार्प ने उसी मॉडल को मॉडर्नाइज किया और ज्यादा। वो मॉडर्न था, उसने मॉडर्न को और मॉडर्न किया, और उसने बोला 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, इनफाइनाइट में करके देखते हैं। जब उसने इनफाइनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसने अपनी रिसर्च में पता लगाया कि यार मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो बोलती है रिस्क खत्म हो जाएगी, वो कहाँ खत्म हुई? वो तो बच गई ना। उसने फिर दिमाग लगाया कि बची हुई रिस्क कौन सी, तो उसको पता पड़ा कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो इन दोनों की रिस्क के बारे में बात कर रहा था। तो ये तो हमने जीरो कर दी इनफाइनाइट में लगा के, पर सिस्टम से होने वाली रिस्क को हम जीरो नहीं कर पाए। तो हमेशा ऑलवेज सिस्टमैटिक रिस्क तो रहेगी रहेगी, अगर हम n इक्वल टू इनफिनाइट सिक्योरिटी भी कर देते हैं। इनफाइनाइट सिक्योरिटी में जाने के बाद भी एक रिस्क हमारी बची भी रहेगी, और वो रिस्क होगी सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब मैं अब एक डायग्राम से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ, ढंग से देखिएगा इस डायग्राम में। ये डायग्राम मेरा नोटबुक का है। इस डायग्राम में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर एक तरफ n रखता हूँ और दूसरी तरफ मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो का वेरिएंस रखता हूँ, तो मैंने कहा जो रिस्क कटेगी ना वो इस तरह से कटेगी, और ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। थोड़ा और सिस्टमैटिक बना देते हैं। ये है मतलब n नंबर ऑफ सिक्योरिटी को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, नीचे सिक्योरिटी 1 रखूंगा तो रिस्क सबसे ज़्यादा होगी, जब सिक्योरिटी 2 रखूंगा तो रिस्क थोड़ी कम होगी, 3 रखूंगा तो रिस्क और कम, 4 रखूंगा तो रिस्क कम, 5 और n रख दूंगा तो भी कुछ रिस्क तो रहेगी रहेगी। ये जो कट गई ना रिस्क, इस रिस्क को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। इस रिस्क को बोलते हैं फर्म स्पेसिफिक रिस्क। और ये जो नहीं कट पा रही है, ये जो बची हुई रिस्क हमारे सामने नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और ये कभी भी कम नहीं हो सकती है। और इसी सिस्टमैटिक रिस्क को पता करने का एक तरीका है बीटा, जिसको बोलते हैं बीटा।
बीटा से ये सिस्टमैटिक रिस्क मेजर की जाती है। बीटा ही वो टर्म है जिससे हम सिस्टमैटिक रिस्क को निकाल सकते हैं। मतलब इस बीटा की हेल्प से हम सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिस्क की। तो हमें बीटा तक पहुंचना है, मतलब हम सीएमटी में बीटा की बात करने वाले हैं। अब हम सीएमटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी तक मैंने क्या बता दिया, वापस एक बार बोल देता हूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये एमपीटी जो थियोरी थी ये बिल्कुल भी सही थ्योरी नहीं थी, बिकॉज इसने एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ नहीं बताया था, और साथ में इन्होंने ये नहीं बताया था कि इस दुनिया में एक आरएफ नाम की चीज़ होती है जो रिस्क फ्री होती है। इसने बोला हर एक टाइप के रिटर्न के लिए रिस्क उठानी पड़ती है, जबकि आरएफ जैसे रिटर्न के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठानी पड़ती। आरएफ मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट है, उसके लिए कोई रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी, बैंक के डूबने के कोई चांस नहीं है, या गवर्नमेंट को कोई पैसा दे रखा है उसके डूबने के चांस नहीं है, वापस आएगा, इसलिए उनमें लगाया हुआ पैसा रिस्क फ्री रिटर्न कहलाता है। पर एमपीटी थ्योरी ने इसकी बात नहीं की। एमपीटी थ्योरी ने बोला R+1 से कम होने पर रिस्क काटेगा, पर वो कितनी रिस्क काट सकता है ये भी बताना वो भूल गया। तो इन थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आदमी आया, शार्प। उसने बोला 1-2 में क्यों करते हो, 10, 15, 20, 50, 100 में क्यों नहीं करते, इनफाइनाइट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। तो हमने कहा इस शार्प मॉडल को समझने से पहले, या शार्प ने बोला इनफाइनाइट की जगह मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। हमने कहा ये मार्केट क्या होता है। हमने कहा शार्प तू ढंग से समझा नहीं पा रहा, तेरी थ्योरी पे आने से पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। किन चीज़ों को हमने देखा, हमने कहा मान लो एक वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड जहां पर जो भी सिक्योरिटी मिलती है उसका रिटर्न और रिस्क सेम रहता है, उनका आपस में आर भी सेम है। हमारे पास एक आरएफ है और हमारे पास एक कोवेरियंस है। अब हम बोल रहे हैं ऐसी दुनिया में हम n=1 में पैसा लगाते हैं। हमने कहा वो पागल इंसान है जो n=1 में लगा रहा है, बिकॉज उसको तो 10 और 5 का रिस्क उठाना पड़ेगा। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोलती है, बिकॉज हम ब्रिज बना रहे हैं तो हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का भी यूज़ ले रहे हैं इस वर्ल्ड में। हमने कहा n=2 करोगे तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से रिस्क कम होगी, 3 करोगे तो और रिस्क कम होगी, 4 करोगे तो और रिस्क कम होगी, पर रिटर्न बराबर रहेगा, बिकॉज ये आइडेंटिकल वर्ल्ड है। और मैंने कहा इस टाइप ऑफ वर्ल्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए बड़ा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक छोटे फॉर्मूला से ही काम चल जाता है। कौन सा फॉर्मूला, वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय n प्लस कोवेरियंस, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। मैंने कहा वैसे तो वेरिएंस भी रिस्क होती है, पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म्स में चाहिए तो हम इसको स्क्वायर रूट में कर देंगे। इसके बाद मैंने कहा अगर मान लो n+1 करते हैं, n=1 करते हैं तो रिस्क सबसे ज़्यादा है, n=2 में रिस्क कम हो रही है, n=3 में रिस्क और कम हो रही है, और शार्प रेशो बढ़ता जा रहा है। वैसे हमने n=इनफाइनाइट कर दिया तो इन्फिनिटी n पे क्या हो रहा है, रिस्क सबसे कम हो गई, रिस्क सबसे कम हो गई, और साथ में जो शार्प रेशो हुआ वो सबसे हाईएस्ट हो गया n=इनफाइनाइट करने। हमने कहा ऐसा करने पे हमें मज़ा आ गया, पर हमने कहा इससे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो वेस्ट हो गई, क्योंकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने तो हमें बोला था रिस्क खत्म हो जाएगी, पर रिस्क तो खत्म नहीं हो रही है। क्यों खत्म नहीं हो रही, बिकॉज मैंने कहा दुनिया में 2 तरह की रिस्क होती है, अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। कोरिलेशन जो होता है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को खत्म कर देता है, पर सिस्टमैटिक रिस्क जो सिस्टम से इंपैक्ट आती है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी कि R=1 जैसा ही होती है, तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, उसका इंपैक्ट सब पे सेम पड़ता है, इसीलिए वो रिस्क कभी भी खत्म नहीं होगी। अनसिस्टमैटिक रिस्क खत्म हो जाएगी अगर हम n=∞ कर देते हैं, पर सिस्टमैटिक रिस्क कभी भी खत्म नहीं होगी। और इस सिस्टमैटिक रिस्क को निकालने के लिए हम जिस टर्म को यूज़ करेंगे वो टर्म होगी बीटा, वो हम आगे देखेंगे, सीएमटी थ्योरी पे देखेंगे। इसके बाद मैंने कहा अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ का, तो मैंने कहा मान लो n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ है, इन सब का वेरिएंस ये निकलेगा, तो ये वेरिएंस धीरे 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 कम होता हुआ एक लाइन पे आके स्थिर हो जाएगा, एक लाइन पे आके रुक जाएगा। और वो जो रुकी हुई रिस्क है, ये रुकी हुई जो रिस्क है ना, जो कट नहीं पा रही है, इसी रिस्क को अपन बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, सॉरी सिस्टमैटिक रिस्क। और ये जो ऊपर से कम होती हुई आई है इसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, या फिर बोलते हैं फर्म स्पेसिफिक रिस्क। अब हम चलते हैं हमारी सीएमटी की दुनिया में। अब इसी तरीके की चीज को देखते हुए एक इंसान आए जिनका नाम था शार्प। क्या नाम था जिनका? शार्प। और शार्प ने कहा हमारे पास आइडेंटिकल वर्ड तो नहीं होता है,
तो हम इनफाइनाइट सिक्योरिटीज में पैसा कैसे लगाएं? हमारे को तो इनफाइनाइट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है। हाउ? तो शार्प ने हमसे कहा कि आप इनफाइनाइट सिक्योरिटी में पैसा लगाइए। हमने कहा शार्प पागल हो गया क्या? जिस दुनिया की तू बात कर रहा ना, वो दुनिया है ही नहीं। इस दुनिया में कहीं आइडेंटिकल सिक्योरिटीज है ही नहीं, और हम n इक्वल टू इनफाइनाइट सिक्योरिटीज कहाँ से ढूंढे? हम अपने 100 रुपये को इनफाइनाइट सिक्योरिटीज में कैसे लगाएं? तो उसने कहा देखो, इनफाइनाइट सिक्योरिटी का एक सिंबल है। हम इस इनफाइनाइट सिक्योरिटी को आज के बाद बोलेंगे मार्केट। मार्केट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ इनफाइनाइट सिक्योरिटी। हमने कहा अच्छा, ऐसा कोई मार्केट भी है शार्प इस दुनिया में जो इनफाइनाइट सिक्योरिटी को अपने अंदर रखता है, और हमने उस मार्केट में पैसा लगा दिया, मतलब हमने इनफाइनाइट सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया। हाँ, मैंने कहा इस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का फायदा उठाने के लिए शार्प बात तो सही कह रहा है। चलो इस मार्केट में कूद जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज, हम इस मार्केट में पैसा लगाते हैं, टेंशन खत्म करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क हम खत्म नहीं कर पाएंगे, वो रिस्क हम झेल लेंगे, उसके बदले में रिटर्न मिलेगा मार्केट का, और मार्केट की रिस्क मिलेगी, और हम शांति से सोएंगे, क्योंकि उसके बाद तो रिस्क कट ही नहीं सकती है। हम अल्टीमेट चरम सीमा पे पहुंचने वाले हैं। हमने कहा ठीक है यार, बताइए कहाँ मिलता है मार्केट, और ये मार्केट होता क्या है? तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो बाबूजी, मार्केट होता है निफ्टी। हमने कहा निफ्टी? बोला हाँ, निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो। निफ्टी में पूरी सिक्योरिटीज है, दुनिया भर की सिक्योरिटीज निफ्टी में। हमने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो? निफ्टी नाम से पता पड़ रहा है इसमें 50 है, सिर्फ 50 है ये तो, और तुम कह रहे हो तो इनफाइनाइट सिक्योरिटी है, तो 50 निकली भाई। उसने बोला हाँ, ये मार्केट का प्रतिबिंब है, ये मार्केट का रिफ्लेक्शन तो है ना, और हम इसी को मार्केट बोलते हैं। अगर तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना, तो वो 25 और 25 सिक्योरिटीज जो होगी ना, वो आपस में अनसिस्टमेटिक रिस्क तो उसकी खत्म हो जाएगी। इस मार्केट में पैसा डालोगे तो रिलायंस बढ़ेगा तो एयरटेल कम होगा, एयरटेल बढ़ेगा तो रिलायंस कम होगा, इन्फोसिस बढ़ेगा तो अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज बढ़ेगी। इस तरह से करके इन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये मार्केट का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम n इक्वल टू इन्फाइनाइट को तो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसने बोला यही n इक्वल टू इन्फिनिट होगा हमारे लिए। हमने कहा अच्छा शार्प, ये बात हो गई। मतलब अगर हम इस मार्केट में पैसा लगाते हैं जिसमें इतनी सारी सिक्योरिटीज़ है, सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें इतनी सारी सिक्योरिटीज़ है, ओके शार्प, तो इतनी सारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने के बाद हमें रिटर्न मिलेगा इस पोर्टफोलियो का, बिकॉज ये मार्केट नाम का पोर्टफोलियो हो गया ना। तो हमने बोला इस मार्केट नाम के पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या रहेगा? तो बोला रिटर्न तो वही रहेगा जो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस से निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस मतलब पास्ट ईयर का इसका डेटा, या इसके आने वाले फ्यूचर का डेटा, उससे जो मीन निकलेगा वही इसका ERM होगा। हमने कहा हाँ, मतलब ये पूरा पोर्टफोलियो जो रिटर्न देने वाला है वो कैसे देने वाला है? मतलब मार्केट के पिछले सालों के डेटा या मार्केट का फ्यूचर डेटा का मीन ERM होगा। हमने कहा हाँ, मार्केट का प्रीवियस रिटर्न लो और उस रिटर्न से उसका मीन निकाल लो, तो वो तो होगा तुम्हारा ERM, और उसी से तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। मार्केट के उन रिटर्न्स को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो, इनका सिग्मा करो, डिवाइडेड बाय n करो, और स्क्वायर रूट कर दो, तो ये मार्केट की रिस्क निकल जाएगी। और जो मार्केट की रिस्क हम निकाल रहे हैं, ये रिस्क जो भी निकलेगी वो सिर्फ सिस्टमैटिक होगी, बिकॉज मार्केट में तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का तो स्कोप ही खत्म कर दिया ना। शार्प ने यही तो खोज की कि इस मार्केट नाम की दुनिया में अनसिस्टमैटिक रिस्क होगी नहीं। तो इस मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, वो जो भी निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को इंडिकेट कर रहा होगा, और जो रिटर्न निकलेगा वो रिटर्न पूरे मार्केट का रिटर्न होगा। और तुम्हें इस दुनिया में सबसे अच्छा रिटर्न और सबसे कम रिस्क मार्केट में ही मिल सकती है। तो क्यों रिलायंस के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों टाटा के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों एक एक सिक्योरिटीज में अपना पैसा डाल रहे हो? डायरेक्टली निफ्टी में अपना पैसा डाल दो, क्योंकि निफ्टी एक मार्केट है, और उस मार्केट में अगर पैसा तुम डाल दोगे पूरा का पूरा, तो तुम्हें उस मार्केट का तो रिटर्न मिलेगा और उस मार्केट की रिस्क मिलेगी, और तुमने जीत ली बाजी। क्योंकि अब मार्केट का रिटर्न से बेहतर कोई रिटर्न नहीं हो सकता, और मार्केट में जो रिस्क मिल रही है वो सिस्टमैटिक रिस्क होगी, और उससे कम रिस्क इस दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। तो हमने कहा छोड़ो यार जीवन के आनंद को, हम तो पूरे मार्केट में पैसा डाल देंगे, निफ्टी में पैसा लगा देंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, क्या बोला है शार्प तू, मजा आ गया।
सीधा निफ्टी को पैसा दो, निफ्टी का मीन निकालो, निफ्टी की फ्यूचर परफॉर्मेंस निकालो, निफ्टी की रिस्क निकालो, उतनी रिस्क होगी और वही रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क होगी। वो निकलती तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इस बार क्या इंडिकेट करने वाला है, सिस्टमैटिक रिस्क को इंडिकेट करने वाला है। जबकि हम सिंगल सिक्योरिटी में जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजों को लेके आता है, किस किस को, अनसिस्टमैटिक रिस्क को और सिस्टमैटिक रिस्क को। पर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ किसको लेके आता है, मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इंडिकेट करता है सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों, अरे मार्केट तो लंबा चौड़ा है ना, उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क का तो स्कोप ही खत्म कर दिया। नेस्ले के साथ अदर कॉफी ब्रांड्स है, चाय में इन्वेस्टमेंट किया तो चाय के साथ अदर चाय का कोई दूसरा ब्रांड है। अगर आपने जियो कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट किया तो अदर कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन वाली कोई साइट से। तो ऐसा करके मार्केट ने इंटरनल सिस्टमैटिक रिस्क तो खत्म ही कर दिया। तो मार्केट के रिटर्न से जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो तो सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से ही फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि मार्केट में इंटरनल रिस्क तो खत्म हो जाती है। ओके सर ये मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, वही जो मैंने बताया, मार्केट का प्रीवियस डेटा यूज करो या मार्केट का फ्यूचर डेटा यूज करो, तो उससे तुम्हारे को मार्केट का रिटर्न पता पड़ेगा। उस रिटर्न को जब तुम अपने फॉर्मूला में डालोगे, एक्स माइनस एक्स बार के फॉर्मूला में, अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ, मान लो पिछले समय में मार्केट का रिटर्न कुछ इस टाइप का था, 25, 15 और 10, तो बताओ तुम्हें मार्केट कितना रिटर्न देगा अभी। तो हमने कहा बहुत नॉर्मल बात है सर, ये क्या बोल रहे हो आप, 25 + 25 + 15, 25 + 25 + 15 + 10, ये देगा 75 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मार्केट का जो मीन आएगा, यानी कि मार्केट से हमें जो रिटर्न मिलेगा वो सबसे बेहतर रिटर्न होगा। वो किसी एक सिंगल सिक्योरिटी से कभी मिल ही नहीं सकता है, और मिलेगा तो भी उसमें रिस्क ज़्यादा होगी। और हमने कहा हमें रिस्क कम करना ही हमारा सेटिस्फैक्शन है। तो अगर कोई सिक्योरिटी इससे ज़्यादा रिटर्न भी दे रही पर उसमें रिस्क कम होगी और मार्केट की रिस्क तो सबसे कम होगी, हमने कहा मार्केट की रिस्क कितनी आएगी, तो हमारा डेटा था 25, 15 और 10। तो हमने कहा इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं मार्केट का। कैसे निकलेगा, 25 - 18.75, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 6.25, ये निकल के आ गया 39.062, मतलब 06। ये जो कॉलम बना रहा हूँ, ये कॉलम कौन सा चल रहा है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बना रहा हूँ, ये चल रहा है 39.06। दूसरा फिगर अगर लूँगा तो वो भी सेम फिगर निकलेगा कि 39.06। एक बार वापस देख लेता हूँ, 25 - 18.75 मल्टीप्लाई बाय 6.25, 39.06। इसके बाद 15 - 18.75, 3.75, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.75, तो ये निकल के आया 14.06। और वैसे ही 10 - 18.75 निकल के आया 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75, निकल के आया 76.75। और जब इनका स्क्वायर रूट मैंने किया तो निकल के आया 8.75। वापस देख लेता हूँ, 10 - 18.75, 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75, 76.5, और इसको रूट ओवर किया तो ये निकल के आया रूट ओवर करने की जरूरत नहीं थी, गलती हो गई। 10 - 18.75, 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75, 76.56 निकल के आ रहा है ये, 76.56। अब सबकी टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमें वेरिएंस पता पड़ जाएगा 39.06 प्लस 34.06 प्लस 14.06 प्लस 76.56, ये हमें पता पड़ गया डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, और इसको रूट किया तो पता पड़ गया 6.4 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो हमने कहा ऐसा मार्केट, हाईएस्ट मार्केट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, जो रिस्क होगी वो होगी 6.40, और ये 6.40 की रिस्क जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क है इस दुनिया में, और वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो हमने कहा ये होता है मार्केट। हमने कहा बस अब सो जाओ, तो मैं पता पड़ गया मार्केट में इतना रिटर्न है, मार्केट में इतना रिस्क है, और यही तुम्हारा मार्केट है। तो मार्केट के प्रीवियस डेटा को यूज़ करेंगे
और मार्केट के प्रीवियस डेटा को यूज़ करके हम ईआर निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सिस्टमैटिक रिस्क को इंडिकेट करेगा, ये मैंने तुम्हारे सामने बता ही दिया। अब हमने कहा ठीक है सर, तो फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो और बात खत्म करो, रिस्क इससे कम कभी नहीं हो सकती, मतलब अल्टीमेट हम रिस्क खत्म करने पे पहुंच गए, तो बात ही खत्म हो गई, तो हम फिर मार्केट में पैसा लगा देंगे। अब सोचो अगर हम मार्केट में पैसा लगाएंगे तो जिंदगी भर हमें इतनी रिस्क उठानी पड़ेगी और इतना ही रिटर्न उठाना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत ज़्यादा हो गई रिस्क, हम इससे भी कम रिस्क चाहते हैं, हम सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमने कहा यार सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, शार्प से तुमने पूछा, शार्प को तुमने कहा इतनी रिस्क भी नहीं लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो रही है रिस्क, 6.40%। सर में दर्द हो गया इतनी रिस्क को सुनने के बाद। तो शार्प ने कहा क्या चाहते हो, कम करना चाहते हो रिस्क? शार्प ने कहा पर मार्केट से रिस्क कम कभी नहीं हो सकती, बिकॉज मार्केट तो अल्टीमेट होता है। शार्प ने और दिमाग लगाया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। क्लाइंट है, क्लाइंट को जवाब दिए ना भेज नहीं सकते हो। तुमने शार्प थ्योरी से ये पता पढ़ लिया कि 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में लगाओ। 4 से तुम मार्केट पे आ गए, मतलब n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज पे आ गए। मैंने कहा n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कभी मिलेगी नहीं, वो दुनिया सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया थी। रियल वर्ल्ड में तो निफ्टी होता है, तो निफ्टी मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। हमने कहा इस निफ्टी में लगा दो और निफ्टी जितनी रिस्क को कम कर पा रहा है बस वही तुम्हारी रिस्क होगी और वही सिस्टमैटिक रिस्क होगी। निफ्टी मार्केट है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिस्टमैटिक रिस्क हो जाएगी और रिस्क सिस्टमैटिक बचेगी और रिटर्न जो निफ्टी दे रहा है वो सबसे बढ़िया रिटर्न होगा, उस पर सबसे कम रिस्क होगी। अगर कोई सिक्योरिटी उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो उस पर रिस्क ज़्यादा होगी, पर सबसे कम रिस्क सेटिस्फैक्शन वाली रिस्क यही है। इस दुनिया में इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कभी नहीं दे सकता रिस्क के मामले में। हमने कहा यार अब क्या करें, पर हम इतनी रिस्क भी नहीं लेना चाहते। अब क्लाइंट का जवाब क्या था कि यार प्लीज़ शार्प इससे भी कम रिस्क लेंगे हम। शार्प ने कहा इससे भी कम रिस्क कैसे करूं मैं तुम्हारी, सोचो रे सोचो। सब सोच रहे हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बुद्धि चल रही है। क्यों चार्टर्ड चल रही है ना तुम्हारी बुद्धि? अरे चार्टर्ड सोचो इससे कम कैसे करें, समझ नहीं आ रहा सर। इससे भी कम हो जाएगी पर कैसे होगी? शार्प पूरे मार्केट में घूमा तो शार्प को एक चीज़ नज़र आई दोस्तों, ओए होए होए होए, शार्प क्या निकाल के ले आया। अब सर शार्प ने कहा आरएफ होता है इस दुनिया में सर एक चीज़। हमने कहा हाँ शार्प बात तो सही कह रहा है, एक आरएफ होता है। शार्प ने कहा देखो आरएफ में तो कोई रिस्क ही नहीं होती। ओके, तो शार्प ने कहा आधा पैसा लगा दो आरएफ पे और आधा पैसा लगा दो मार्केट में, मतलब तुम मार्केट और आरएफ का पोर्टफोलियो बना दो और फिर मन हो उतनी रिस्क को कम कर दो, तुम्हारी रिस्क जीरो भी हो जाएगी। शार्प ने कहा, मैंने कहा शार्प वो कब हो जाएगी? बोला सिस्टमैटिक रिस्क भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी जब तुम खुद गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आरएफ पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ओके शार्प, आरएफ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो शार्प ने कहा रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मार्केट में तो फिर भी कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक रिस्क बची हुई होगी, पर जब तुम आरएफ पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हमने कहा जीरो नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी कम चाहिए। तो बोला बस अब कॉम्बिनेशन बनाओ मार्केट का और रिस्क के साथ। हमने कहा शार्प, मजा आ गया, क्या बोला है शार्प, अद्भुत, अल्टीमेट लेवल तक शार्प ने पहुंचा दिया। शार्प ने कहा लो जी लो अपनी जिंदगी चार्टर्ड्स, एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आरएफ को लगाओ और मार्केट को लगाओ। तो मार्केट के रिस्क तो तुम्हें पता है, मार्केट की सिस्टमैटिक रिस्क है 6.4 और मार्केट से निकलने वाला रिटर्न का फिगर क्या था बच्चों? अब रिटर्न का फिगर मैंने साफ तो कर दिया, पर रिटर्न का फिगर मैं निकाल सकता हूँ वापस, बिकॉज मुझे वो फिगर याद है। अब सामने तुम हो नहीं तो पूछ नहीं सकता हूँ। 50 + 10 डिवाइडेड बाय 4 किया था, 18.75 था रिटर्न। ये मार्केट का रिटर्न है और हमने कहा जो आरएफ है ना, उस आरएफ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आरएफ पे तुम्हें रिटर्न मिलेगा 6 का। हमने कहा वाह यार सर क्या बात कह रहे हो आप। अब तो हमने कहा अब क्या करो, रिटर्न निकालो इस पोर्टफोलियो का, बिकॉज हम चाहते हैं कि 50-50% आरएफ पे लगा दें और 50% ही हम मार्केट में लगा दें। तो हमें रिटर्न बताओ इस पोर्टफोलियो का। हमने कहा बहुत ईजी है यार, क्या बात कर रहे हो। अब 50% लगाया आरएफ पे तो 50% तो मिलेगा 6 का और प्लस 50% मिलेगा 0.5 मिलेगा तुम्हें
18.75 का, ये तुम्हारे इस पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा जिसमें मार्केट और रिस्क फ्री शामिल है। हमने कहा कितना होगा देखना ये, तो ये होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18.75, जो निकल के आ रहा है कितना 18.75 को वेट करना है मुझे 0.5, मतलब 9.375 प्लस 3 मतलब 12.37, तो ये निकल के आ गया 12.37। हमने कहा इस दुनिया में, मतलब इस मार्केट और आरएफ वाले पोर्टफोलियो में, ये तो रियली वर्ल्ड में हो सकता है, तो इस वर्ल्ड में या इस टाइप ऑफ अभी जो करंट मार्केट चल रहा है उसमें तुम्हें 12.37% मिलेगा। हमने कहा अच्छा, अगर मार्केट की सिचुएशन ये, मेरा करंट मार्केट, मेरे सवाल का, जिसमें आरएम का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क 6.4 है और आर 18.75 है, और जिसमें रिस्क फ्री कितनी है 6% है, तो ऐसी दुनिया में तुम्हें जो ईआरपी यानी कि पोर्टफोलियो का रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12.37। और अगर मैं बोलूं इस पोर्टफोलियो की रिस्क बताओ, तो हमने कहा इस पोर्टफोलियो की रिस्क कुछ ऐसी होगी, ये इस पोर्टफोलियो की रिस्क होगी। सर क्या बात कर रहे हो, पोर्टफोलियो की रिस्क तो होती है वेट स्क्वायर इंटू एसडी स्क्वायर प्लस वेट इंटू एसडी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट इंटू कॉब, और आप कह रहे हो ये होगी। ये तो हमने भी पहले सवाल में कहा था, पहले दिन एमपीटी में हमने कहा था 0.5 इसका और 0.5 इसका। गाइस आज वो दिन आ चुका है, आज जो तुम्हारे सामने मार्केट में रिस्क नजर आ रही है ना गाइस, वो तो हकीकत में जीरो है ना, वो तो कोरिलेशन का पूरा इंपैक्ट अपने अंदर ले चुकी है। तो कोरिलेशन यानी कि वो कोवेरिएंस की वजह से जो रिस्क कटती थी अब वो थोड़ी कटेगी, अब वो कट ही नहीं सकती है, बिकॉज तुमने तो मार्केट में पैसा लगा दिया, वो रिस्क काट दिया, और काटने के बाद जो बची हुई रिस्क है उसको तो सिस्टमैटिक रिस्क कह रहे हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क तो हमेशा वैसी ही रहेगी ना, 0.5 और 0.5, उसको तो मैं भी कम नहीं कर सकता, उसको तो ये आरएफ कम कर सकता है, क्योंकि आरएफ का मतलब होता है जीरो रिस्क। तो मैंने कहा तुम्हारे पास जो रिस्क होगी ना, अब वो सिर्फ मार्केट की सिस्टमैटिक रिस्क का 50% रह गया, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.4, और तुमने अपनी रिस्क को कम कर लिया। देख लो तुम्हारे इस पोर्टफोलियो की जो रिस्क निकल के आ रही है वो तो आधी हो गई रे, वो तो कितनी हो गई, आधी, 3.2 हो गई वो रिस्क, जब तुमने आधा पैसा आरएफ पे लगा दिया। तो अब अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट तुमसे एडवाइस मांगता है कि हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज मार्केट में तुम्हें पता पड़ गया ये क्या रिटर्न रहेगा और क्या रिस्क रहेगा, पर हमारा कलेजा कमजोर है, हम मार्केट के रिस्क को सहन नहीं करना चाहते, हम मार्केट से अपने रिस्क कम करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे आरएफ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिठा दो। और वैसे ही कोई क्लाइंट आया जिगरे वाला, उसने बोला एट साला हमें इतनी सी रिस्क नहीं चाहिए, हमें और रिस्क चाहिए। हमने कहा क्यों, और रिस्क क्यों लेना चाहता है, उसने बोला और रिस्क लूंगा ना तो रिटर्न बढ़ेगा। हमने कहा अच्छा, तो मैंने कहा और रिस्क तू ले ही नहीं सकता बिकॉज तो मार्केट है। उसने कहा हमारे पास एक तरीका है, हम इस बार आरएफ पे पैसा उठा के तुम्हारे अंदर लगा देंगे मार्केट। हमने कहा वाह बेटा वाह, आरएफ से पैसा उठाओ और मार्केट में लगा दो, क्या सोच है तेरी। मतलब अगर इस टाइप ऑफ मार्केट में रिस्क बढ़ाना हो तो आरएफ पे पैसा उठा के लगा देंगे मार्केट में, और अगर रिस्क कम करना हो तो आरएफ पे पैसा लगा देंगे मार्केट से निकाल के। आरएफ पे उठा के मार्केट में लगाओ, रिस्क बढ़ा दो, आरएफ से उठा के मार्केट से उठा के आरएफ में लगाओ तो रिस्क को कम कर दो। बिकॉज एक्चुअली इसने ऐसा क्यों होने दिया, बिकॉज लोगों को ये मार्केट का रिटर्न और रिस्क इसने पहले दिया था अपनी खोज में। इसने बोला सिर्फ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारी रिस्क को अब मैं कम नहीं कर सकता हूं, जो रिस्क है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, आर लिखा हुआ इतना रिटर्न होगा, ये सबसे कम रिस्क होगी, इससे ज्यादा रिस्क लेके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर दो, जाओ मेरे को पता नहीं। हमने कहा यार शार्प भाई रिस्क थोड़ी और कम कर दो ना, थोड़ी और कम कर दो। तो बोला रिस्क थोड़ी और कैसे कम करो, तो हमने कहा आरएफ नाम की एक चीज होती है जो रिस्क फ्री होती है, उसमें जितना पैसा लगाओगे ना मार्केट से निकाल के उतना ही वो तुम्हारी रिस्क को कम कर देगा, और रिटर्न तो कम करेगा ही करेगा, बिकॉज उसका रिटर्न हमेशा कम होगा। रिस्क फ्री रिटर्न तो कम होगा और जिसमें रिस्क होगी उसमें ज्यादा रिटर्न होगा, तो नॉर्मल बात है। जैसे अगर मेरे को पैसा दोगे तो ज्यादा रिस्क की पैसा है, पर गवर्नमेंट को पैसा दोगे तो तुम आरएफ पे दे दोगे, पर मेरे को ज्यादा रिस्क पे पैसा दोगे। तो इसने बोला ठीक है यार, एक मार्केट के साथ आरएफ का पोर्टफोलियो बना देता हूँ। अब जिस इंसान का ज्यादा रिस्क लेने का मन होगा, अब एक रैशनल बंदा, जो भी रैशनल बंदा होगा, कभी वो एक सिक्योरिटी में पैसा लगाएगा नहीं, वो दो में लगाएगा नहीं, वो मार्केट में लगाएगा, और फिर मार्केट और आरएफ के साथ अपने डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियोज बनाएगा और मजे लेगा। फिर वो आरएफ और मार्केट के साथ डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियोज बना के मजे लेगा।
और ये अल्टीमेट लेवल ऑफ शार्प मॉडल है जिसमें आरएफ और आरएम के साथ मजे शुरू। हमने कहा वाह रे वाह शार्प, मजा आ गया तेरी बात को सुन के। अब रिस्क बढ़ानी है तो मजा, रिस्क कम करनी है तो भी मजा। अब मान लो किसने मुझे बोला मुझे तो सिर्फ 2 की रिस्क चाहिए, मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे 2 की रिस्क चाहिए तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.4। नहीं, हमें ये वेट ही तो निकालना है कि किस वेट पे हमें 2 की रिस्क मिलेगी, प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ आरएफ और मल्टीप्लाई उसका रिटर्न 0, मतलब उसकी रिस्क 0। तो ये तो रिस्क ही खत्म हो गई, ये तो इक्वेशन में ये तो खत्म ही हो गई वैल्यू। मतलब हमें सिर्फ एक्स का वेट चाहिए कि हम कितना मार्केट में लगा दें, बचा हुआ हम कहाँ लगा देंगे, आरएफ पे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ 6.4 है उसको उधर भेज देंगे, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें परसेंटेज में फिगर पता पड़ जाएगा वेट का। तो कितना वेट देंगे हम मार्केट को देख लो, 2 डिवाइडेड बाय 6.4, 2 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 31.5% अगर मार्केट में लगाते हैं, अगर हम मार्केट में लगाते हैं 31.5% और बाकी का आरएफ पे लगा देंगे, तो हमारा जो रिस्क होगा ना वो 2 हो जाएगा। मतलब अब हम किसी भी टाइप की रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं हमें 8 की रिस्क चाहिए, हम और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं हीरो, तो हम मार्केट में कितना लगाए, तो उसने कहा ठीक है यार और ज़्यादा रिस्क लेना चाहता, लगा मार्केट में, मेरा क्या जा रहा है, लगा दे मार्केट में, तेरी मर्जी, लगा मार्केट। इस बार मार्केट में लगाएगा तो कैसे लगाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 6.4 और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 125% लगा दे मार्केट में। मतलब आरएफ से उठाओ इस बार 25% पैसा आरएफ से उठाओ और मार्केट में लगा दो तुम्हारे पैसे का। तुम्हारे पास अगर 8 लाख है तो 8 लाख का 25% मार्केट से उठाओ और वो मार्केट का उठाया हुआ पैसा भी तुम आरएफ में लगा दो। तो जैसे ही आरएफ में लगा दोगे मार्केट से उठाया हुआ पैसा, तो तुम्हारी रिस्क 8 हो जाएगी। हमने कहा बहुत सही कह रहे हो यार, मतलब अब हम रिस्क के साथ खेल सकते हैं, वैसे हम रिटर्न के साथ भी खेल सकते हैं। अगर हमें इतना रिटर्न चाहिए तो क्या, उतना रिटर्न चाहिए तो क्या, हम इस पोर्टफोलियो में वैल्यूज़ को डालते रहेंगे, बिकॉज इस पोर्टफोलियो का जो आंसर होगा ना वो तो हमेशा ऐसा होगा, ER मतलब वेट ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस वेट ऑफ आरएफ और मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ आरएफ। समझ लो। अब अगर आरएफ पे उठा के लगा रहे हो पैसा, मतलब आरएफ पे लेके आ रहे हो पैसा, तो तुम्हें रिटर्न देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो यहाँ माइनस लगा देना अगर आरएफ पे उठाया तो, और अगर आरएफ पे लगाया तो यहाँ प्लस लगा देना बस, बिकॉज आरएफ पे पैसा लेके नहीं आओगे, लगाओगे तो आरएफ तुम्हें रिटर्न देगा, और आरएफ पे पैसा उठाओगे तो आरएफ को तुम्हें रिटर्न देना पड़ेगा, तो तुम्हारा रिटर्न कम हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो भी ये फिगर आएगा वो माइनस में बात करना अगर आरएफ पे उठाया है, और अगर आरएफ पे लगाया तो ये फिगर फिर पॉजिटिव ही आएगा। बस ये ER का फॉर्मूला रहेगा, और SD तो हमेशा के लिए हमने बता ही दिया, SD का फॉर्मूला कितना होगा, वेट ऑफ मार्केट और मल्टीप्लाई बाय रिस्क ऑफ मार्केट, बिकॉज आरएफ की तो कोई रिस्क होगी ही नहीं, तो यही फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। सर वो कोवेरियंस वाला क्यों नहीं, बिकॉज कोवेरियंस तो तुम काट चुके हो ना, ये सब सिस्टमैटिक रिस्क ही है। तो मतलब सर शार्प मॉडल ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि मार्केट के पोर्टफोलियो के साथ खेलो। अब शार्प की एक बात हम और सुनेंगे और उसके बाद आज का ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब क्या बोला शार्प ने, शार्प ने बोला यार मैंने तुम्हें बहुत पहले एक बात बताई थी कि मैं बहुत रिस्की हूं तो तुम मुझसे ज़्यादा रिटर्न चाहोगे। अब मैं बोलता हूं मैं 2 रुपये का रिस्क या मेरे में 2 की रिस्क है, तो बताओ मेरा रिटर्न तुम कितना चाहोगे मुझसे। मेरे में 2 की रिस्क है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे, तो तुम बोलोगे आपसे सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है हमारी। हाँ, मैंने कहा पागल हो क्या, हाई वाई नहीं, कितनी क्वांटिटी अमाउंट में बताओ मैं कितना रिस्की हूँ तुम्हारी, या तुम मुझसे कितना रिटर्न चाहते हो। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो RM तुम्हारे पास है और वो बोल रहा है मैं 6.4% की मुझ में रिस्क है, तो बताओ तुम मुझसे कितना रिटर्न चाहते हो। मैं तुम्हें कितना रिटर्न दे रहा हूं वो बात छोड़ो, तुम मुझसे कितना रिटर्न चाहते हो वो बताओ।
मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे चाहने की। हमने कहा अच्छा ये भी निकल सकता है क्या सर, ये भी निकल सकता है। तो हमने कहा सर वो तो वैसे भी निकलता ना भाई, मार्केट का पुरानी जो परफॉर्मेंस होगी या मार्केट की कोई फ्यूचर परफॉर्मेंस होगी उससे हम मीन निकाल लेंगे और मीन निकाल के हम बोलेंगे ये मार्केट का रिटर्न है हमारे पास और यही रिटर्न आपको मिलेगा। अरे तो हमें मिलेगा, उस सिक्योरिटी ने इतना जनरेट कर दिया उस मार्केट ने, बट एक्चुअली हमारी आशा क्या है, हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं उस मार्केट से, ये तो मार्केट हमें देगा। ये तो मार्केट का पुराना डेटा हमें बता रहा है कि मार्केट इतना रिटर्न तुम्हें दे देगा, ये तो मार्केट देने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम कह रहे हैं हम कितना लेना चाहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न के भी दो टर्म होंगे, एक तो हम मार्केट से कितना चाहते हैं और एक मार्केट हमें कितना दे रहा है। मतलब आगे जो हमारी बात रहने वाली है, अब हम क्या बोलने वाले हैं, हम मार्केट से कितना चाहते हैं, मार्केट कितना देगा वो तो हमें पता है, मार्केट कितना देगा वो तो मार्केट का पास्ट डेटा और मार्केट का फ्यूचर डेटा हमें बता देगा कि मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना देगा। पर हम कह रहे हैं हम कितना चाहते हैं, बिकॉज हमें ये रिस्क उठानी है। हम एक कॉमन मैन अगर मार्केट में इतनी रिस्क देखते हैं तो हम मार्केट से कितना रिटर्न चाहते हैं। अगर कोई हमें ये बता देना फिर हम बोलेंगे कि 6.4 पे जो मार्केट रिटर्न दे रहा है वो हमारी आशाओं से कम है, तो हम मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट हमारी आशा के अनुरूप रिटर्न नहीं देगा तो फिर हम मार्केट से इतने रिस्क क्यों उठाएंगे। मतलब अगर कोई हमें एक फॉर्मूला दे दे जिससे हमें यह पता पड़ जाए कि हमारी आशा कैसे निकलती है, एक मनुष्य की आशा निकालने का फॉर्मूला कि हम कितना रिस्क पे कितना रिटर्न चाहते हैं, हम कितना चाहते हैं, वो कितना दे रही है इतनी रिस्क पे वो मतलब नहीं है, हम इस मार्केट की रिस्क से कितना रिटर्न चाहते हैं। अगर कोई हमें ये बताना हम कितना चाहते हैं, मतलब शार्प की अगली खोज थी कि तुम कितना चाहते हो ये भी बता दूंगा, उसके बाद लगाना पैसा। हमने कहा क्या कह रहे हो शार्प भाई, तुम ये बता दो कि हम कितना चाहते हैं। मतलब एक कॉमन मैन इतनी रिस्क देख के कितना रिटर्न चाहता है ये भी शार्प ने बता दिया। मतलब शार्प ने तो अल्टीमेट लेवल पे खोज कर दी। शार्प ने क्या क्या बता दिया बच्चों, शार्प ने बताया सबसे पहले एन आइडेंटिकल वर्ल्ड शार्प ने देखा। तो शार्प ने कहा इस एन आइडेंटिकल वर्ल्ड जैसा हम दुनिया में वर्ल्ड क्रिएट करते हैं शार्प को कहीं मिला नहीं, तो शार्प ने कहा वो वर्ल्ड निफ्टी है। मतलब निफ्टी ही वो दुनिया है जो तुम्हें अच्छा रिटर्न दे सकती है और इस दुनिया में सबसे कम रिस्क दे सकती है। हमने कहा इस निफ्टी की जो रिस्क होगी उसमें क्या अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक जुड़ा हुआ होगा। तो शार्प ने बोला पागल हो क्या, निफ्टी में इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को शामिल करने का मतलब ही क्या है कि उसने अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो काट दिया। तो निफ्टी में कोरिलेशन की वजह से जो रिस्क होगी वो तो काट दी। तो अब जो निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो सिर्फ एक को ही इंडिकेट करेगा, किसको, वो सिर्फ इंडिकेट करेगा सिस्टमैटिक रिस्क को। अच्छा मतलब ये हमारी निफ्टी की दुनिया का सबसे कम रिस्क होगा और सबसे अच्छा रिटर्न होगा। तो हम कहेंगे हम खुश है यार, इससे ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा रिटर्न लेंगे ज़्यादा रिस्क आएगी। मैंने कहा छोड़ो नहीं चाहिए। फिर किसी बंदे ने उससे आके पूछा कि यार हम इससे कम रिस्क चाहते हैं या इससे ज़्यादा रिस्क चाहते हैं तो क्या करें। उसने कहा इससे ज़्यादा रिस्क तो मैं दे नहीं सकता बिकॉज ये तो अल्टीमेट रिस्क है। इससे ज़्यादा रिस्क चाहते हो तो आप एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। उसने कहा नहीं हम मार्केट से ही कम रिस्क चाहते हैं। हमने कहा यार मार्केट से ज़्यादा रिस्क, मार्केट से कम रिस्क चाहते हो वो कैसे करूँ। तो उसने एक नई खोज की, उसने कहा RF होता है इस दुनिया में, तो RF और मार्केट का पोर्टफोलियो बना लो। और ये जो RF होता है वो तो खुद ही रिस्क फ्री होता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होता है। हमने कहा अच्छा तो इसके साथ मार्केट का कॉम्बिनेशन बढ़ा के रिस्क को उठाओ और रिस्क को कम करो। हमने कहा ठीक है यार। फिर हमने कहा मार्केट का रिटर्न और रिस्क तुम कैसे निकालते हो, ये कोई दुनिया में आता कैसे ही। तो हमने कहा मार्केट का पास्ट डेटा हम लोग लेते हैं, उससे हम मार्केट का मीन और SD निकालते हैं और वही मार्केट का रिटर्न और मार्केट का SD होता है। हमने कहा शार्प अभी भी कुछ चीज़ की कमी महसूस हो रही है। शार्प ने कहा क्या कमी है। हमने कहा शार्प देख यार अगर तेरा मार्केट जो है वो 6.4 का रिस्क हमें देता है तो हमारी मार्केट से आशा क्या होनी चाहिए। कॉमन मैन अपनी आशा को कैसे निकाल सकता है, कॉमन मैन अपने आशा वाले रिटर्न को कैसे निकाले। भाई ये मार्केट तो जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है, पर एक कॉमन मैन की आशा है इतनी ज़्यादा रिस्क लेके कॉमन मैन चाहता है कम से कम इतना तो मिले। वो कॉमन मैन कितना मिले ये कैसे निकालेगा, वो कॉमन मैन ये कैसे निकाले, वो कॉमन मैन ये कैसे डिसाइड करे कि उससे कितना चाहिए इतनी रिस्क देख के। तो वो कॉमन मैन कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए एक इक्वेशन दी शार्प ने। वो इक्वेशन कैसे निकली वो मैं बताऊंगा, पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाए।
शार्प ने कहा कॉमन मैन हमेशा जब भी मार्केट को देखता है ना तो उसकी मार्केट से आशा ये होती है, क्या आशा होती है? उसने बोला आरएफ चाहिए उसको एक, तो साथ में उसको चाहिए आरएम माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय एम और मल्टीप्लाई बाय एसडी ऑफ पोर्टफोलियो। ये इक्वेशन में वैल्यूज को डालो और इससे जो रिटर्न आएगा ना वही तुम्हारी आशा होगी इस रिस्क को देखते हुए। मतलब यहां जितनी भी रिस्क लिखते हो तुम अपने पोर्टफोलियो की, उस रिस्क को लिख के अगर इस फॉर्मूला में डालते हो तो तुम्हें अल्टीमेटली मार्केट से कितनी आशा होती है नॉर्मल आदमी को। नॉर्मल आदमी को इस इक्वेशन से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आएगा ना वही एक नॉर्मल आदमी की आशा होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, नॉर्मल आदमी की आशा आपने सिर्फ इस इक्वेशन में डाल दी। हाँ ये इक्वेशन है इतनी कमाल की इक्वेशन, बहुत कुछ बोल रही है पर वो तुम्हें बोलना अभी समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेंगे तब तुम्हें बोलना समझ में आएगा कि इक्वेशन बोलना क्या चाह रही है। सिर्फ ये एक ही इक्वेशन है जिसने आदमी की आशाएं निकाल दी। मतलब अगर मान लो मार्केट का पास्ट डेटा और फ्यूचर डेटा के कंपैरिजन से जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न आ रहा है 18.75 और हमारी जो आशा है, हमारी इस आशा का जो फॉर्मूला बताया है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एम का स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय मतलब मार्केट की रिस्क मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो की रिस्क, अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को डालते हैं तो हमारी ये मार्केट से आशा होती है। हमारी मार्केट से आशा ये है और अगर मार्केट से आशा हमारी 17% है और मार्केट हमें 18.75 का रिटर्न दे रहा है, हम कहेंगे मज़ा आ गया। मार्केट तो इतनी ज़्यादा रिस्क पे जहाँ हम 17% की उम्मीद रख रहे हैं मार्केट हमें 18.75 दे रहा है, मज़ा आ गया, क्या मार्केट है। पर वही मार्केट से हमारी आशा 19% की हो जाए तो हम बोलेंगे मार्केट सही नहीं है, हम इस मार्केट में पैसा ही नहीं लगाएंगे। वाह शार्प क्या बोल रहा है। फिर हम पैसा लगाएंगे कहाँ? हम बोलेंगे सारा पैसा आरएफ पे लगा दो, कोई मतलब ही नहीं, मार्केट का झंझट ही खराब है, ये मार्केट ही खराब है पूरा, ये मार्केट ही खराब है। वाह वाह शार्प क्या बोल रहे हो, तुमने मार्केट को जज करना भी सिखा दिया और हमें यह भी सिखा दिया कि एक मार्केट से हमारी आशा कैसे निकलती है। मार्केट से हमारी आशा 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 उस रिटर्न की आशा। तो गाइज अब लेते हैं हम ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और शार्प पोर्टफोलियो थियरी यानी कि CMT की तरफ दुनिया में प्रवेश लेंगे। मजा आ गया CMT।